तो इसमें नियरली 38 क्वेश्चंस हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के। तो जियोमॉर्फोलॉजी, तो इसको देखते हैं। ऐसी हमारी 14-15 PDF हैं ज्योग्राफी की, तो जिसमें हर टॉपिक करेंगे, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हम लेंगे। एक एक क्लास डेली की लेने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड बाय मार्च एंड वील फिनिश एवरीथिंग। इसके बाद हम टेस्ट्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। आप टेस्ट उसके पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। डिस्कशन बाद में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। 12 घंटे से ज़्यादा कौन सा लैटिट्यूड हमारा सनलाइट देख रहा है। तो इसमें देखते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। अभी कब की बात कर रहा है? जून की। जून में सूरज कहाँ होता है? जून में सूरज, गर्मी रहती है नॉर्दर्न इंडिया में, तो सूरज हमारा यहाँ रहेगा। तो लाइट कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी। और एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। 12 आवर्स जो है वो सनलाइट कहाँ रह रही है इसमें? तो इक्वेटर पे तो बराबर रहती है। ये मोर देन 12 आवर्स बोल रहा है, 12 आवर नहीं बोल रहा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न तो यहाँ पर है, सॉरी कैप्रिकॉर्न यहाँ पर है, और जो हमारा साउथ पोल है यहाँ पर है। तो नॉर्थ पोल पे हमारी लाइट रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जहाँ तक है रहेगी। तो इसमें क्या है अपना सॉल्यूशन? हमें ये अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे रह सकती है, यहाँ पे रह सकती है। तो आर्कटिक सर्कल पे तो है ही है, फोर्थ तो है ही है इसमें, है ना। तो फोर्थ किस किस में? 3 एंड 4। तो 3 तो हो नहीं सकता, तो 2 एंड 4। अगर कंफ्यूजन है तो 2 एंड 4 इज द राइट आंसर हियर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India, rich source of which of the following। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन किस तरीके से लगाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया? तो देखो कि सर्टेन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, जब हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा एल्यूमिनियम जो है वो इंडिया के मेनलैंड में पूरा अवेलेबल है ना। कॉपर जो है हमारे इंडिया के मेनलैंड में अवेलेबल है। आयरन जो है तो पूरे इंडिया के मेनलैंड में अवेलेबल है। तो ये सर्टेन कोस्टल एरियाज मतलब काफी रेयर है ये। तो ये 3 तो हो ही नहीं पाएंगे एलिमिनेशन लगाएंगे तो, क्योंकि ये तो मेनलैंड ऑफ इंडिया में अवेलेबल है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है विच इज टाइटेनियम, एंड इट इज द राइट आंसर, है ना। तो अगर ये पूछता कि मतलब एबंडेंटली अवेलेबल ऑल थ्रू आउट इंडिया, तो इट वुड बी ए डिफरेंट आंसर। सबसे ज्यादा हमारा आयरन अवेलेबल है, तो आयरन हम डालते हैं इसमें। एल्यूमिनियम थोड़ा कम है, कॉपर थोड़ा कम है ना। लेकिन ये सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स ऑफ इंडिया, तो यूपीएससी का यहाँ से थोड़ा सा माइंडसेट समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इट इज द टाइटेनियम विच इज द राइट आंसर हियर। Then coming to next question, in a seismograph P wave recorded earlier than S waves। ठीक है, तो हमारी ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और हमें आना चाहिए था। ये पी वेव कैसे करती है? ऐसे करती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रहती है। एस वेव्स हमारी कैसी रहती है? ऐसे रहती है ना। तो पी वेव रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, तो तेज कौन मूव करेगी? ये वाली मूव करेगी तो करेगी, और ये वाली, तो ये वाइब्रेशन वाली है, ठीक है। इन पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेयर एज एस वेव पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। ठीक है, तो अप एंड डाउन है, तो ये तो एस वेव हो गई, ये हो गई पी वेव। तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो सही है ना। अगर हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है तो इसमें ये देखेंगे हम कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन कम हो जाते हैं यहाँ से। इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे कि ऑप्शन 1 ओनली खत्म हो जाता है और ऑप्शन हमारा नीदर 1 एंड 2 खत्म हो जाता है। अब ये 2 ओनली और बोथ में जब भी हमारा आता है, अगर हमें कंफ्यूजन है, तो यूजुअली वी डू बोथ, यूजुअली, है ना, नॉट एवरी टाइम, यूजुअली वी डू बोथ। क्योंकि अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बोथ पे ही हमारे एंड अप होते हैं, 5 से ज्यादा क्वेश्चन। तो अगर प्रोबेबिलिटी लगानी है तो ये, वैसे ये आसान है, पी वेव रिकॉर्डेड अर्लियर। तो ऐसी वाली जो वेव है वो जल्दी ट्रेवल होती है इन कंपैरिजन टू दिस। और दूसरी चीज ये है रिकॉर्डेड अर्लियर, तो यहाँ पे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि पी वेव सारे मीडियम्स के थ्रू चली जाती है, तो ये जल्दी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इस तरह का अपन लॉजिक फिट करेंगे आने वाले टाइम के लिए। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, लॉन्गेस्ट डे कब होता है? जब सूरज सबसे ज्यादा
ऊपर रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है ना? और वो किस टाइम आएगा हमारा? बीच में इक्वेटर पे कब रहेगा सूरज जो है? वो हमारा मार्च में और अक्टूबर में रहेगा। सबसे नीचे किधर आएगा? दिसंबर में आएगा। सबसे ऊपर रहेगा हमारा जून में, है ना? तो जून के यहाँ पर देखो कौन-कौन है। जून में यहाँ 2 हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, सेकंड हाफ। तो ये तो डेट बहुत ही कॉमन है, हमें पता रहनी चाहिए, ये 21 जून के आसपास होती है। तो सेकंड हाफ ऑफ जून इज़ द राइट आंसर हियर। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है ना? जो हम क्लासेस में करते हैं। ऑन 21st जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, 21 जून विच इज हमारा जब सन सबसे ऊपर रहेगा, तो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल। हाँ, आर्कटिक सर्कल में तो इस तरीके से रहेगा, तो आर्कटिक सर्कल में तो क्या है, पूरा दिन रात मतलब उजाला ही रहेगा, सेम जैसे ही रहेगा। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, नहीं सेट कर रहा है, एंटार्क्टिक सर्कल में तो अंधेरा ही है, ये नहीं है। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द नून एट इक्वेटर, ये भी गलत है ना? क्योंकि इक्वेटर पे कब रहेगा वो? मार्च में रहना चाहिए, है ना? फिर शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नहीं, वर्टिकली ओवरहेड यहाँ तो नहीं है, तो ये एलिमिनेशन से भी हमारा यही आंसर आ रहा है। फिर द वर्ड डेनिसोवान इज समटाइम्स मेंशन्ड इन इंडिया विद रेफरेंस टू। अब डेनिसोवान वर्ड है, ये उस टाइम आया था, हालांकि ये थोड़ा बहुत हम जब ट्राइबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो ये डेनिसोवान हमारा उस टाइम दिखता है। इट वाज द करंट अफेयर फॉर दैट टाइम, है ना? अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो ये अर्ली ह्यूमन स्पीशी, निएंडरथल्स एंड डेनिसोवान्स दो थे हमारे, ये जो याद रखने की चीज है। ये उस टाइम काफी न्यूज में था, है ना? लेकिन ये पता भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड्स। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसा देता है कि हैवी सैंड माइनिंग है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। देखो, हैवी सैंड माइनिंग क्या है? इज ए नेगेटिव थिंग। अब इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ज्यादातर होने चाहिए। डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द वाटर, डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द वाटर। अब आपने सैंड माइन करी, अब सैंड माइनिंग करने से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं सैंड में, वो पानी में घुलेंगे, तो उससे डिक्रीज क्यों हो रही है? सैलिनिटी तो बढ़नी चाहिए। तो विच इज वेरी डाउटेबल क्वेश्चन, मतलब डाउटेबल। फिर पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये तो होता ही है ना? फिर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी होता ही है। तो अपन के पास क्या इसमें आया कि 1 ओनली हम हटा देंगे एंड 1 एंड 3 हम हटा देंगे, तो हमारे पास या तो 2 एंड 3 ऑप्शन बचेगा या 1 2 3 बचेगा। अब इस तरह के सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला कि ऑल 3 इज समटाइम्स करेक्ट, नॉट मतलब मैनी टाइम्स, बट ये इस तरह के जो ऑप्शन है ये ज्यादातर करेक्ट होते हैं। अगर ऐसा आपको लगे कि एक डाउटफुल लगे, है ना, और मतलब ऑल 3 ऑप्शन है, तो ऑल 3 मत चूज कीजिएगा, और एक डाउटफुल लगता है थोड़ा सा, तो ये आप अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। हालांकि ये तो कॉमन सेंस है कि सैलिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि सैंड को माइन करेंगे, सैंड में सॉल्ट्स होंगे, वो सॉल्ट पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? बिल्कुल घुलेंगे। तो ये तो हमारा गलत होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आवाज आ रही है ना सबको? प्रॉपरली दिख रहा है? यस सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो माइट में ज्यादातर चीजें आ जाती हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल्स, दोनों ही हैं, हमने देखा था हिस्ट्री में। ठीक है, जैसे जैसे हमारी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, पहली क्लास में ही है ज्योग्राफी की, तो ये तो दोनों ही सही है। फिर वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी भी नहीं है, जैसे अगर मतलब हमने देखा तो था ये। डे टाइम एंड नाइट टाइम के जो वो होती है लेंथ होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? जैसे हमने देखा आर्कटिक में 12 मतलब 24 घंटे हमारी डे टाइम रहती है जून में, है ना, और एंटार्क्टिक में हमारी इसमें दिसंबर में 24 घंटे रहती है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो? जैसे अर्थ है हमारी है, तो सन जो ऐसे मूव कर रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो सन ऐसे मूव क्यों कर रहा है? सन अर्थ के रिवॉल्यूशन से मूव कर रहा है। क्यों रिवॉल्यूशन? सर अर्थ इधर आ रही है तो इधर टिल्ट हो जाता है, अर्थ इधर जा रही है तो यूं टिल्ट हो जाता है ना? तो यूं करके हो रहा है। तो रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, रोटेशन अराउंड द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ये
रोटेशन से कर रहा है, अगर मान लो अर्थ रिवॉल्यूट नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पे रोटेट कर रही, तो इससे क्या डिपेंड करता है? नहीं, क्योंकि 1 डे में करता है ना। फिर द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, क्या इलिप्टिकल मैनर से आगे पीछे हो रहा है? तो इलिप्टिकल मैनर से हाँ, थोड़ा बहुत टाइड्स में आगे पीछे हो जाता होगा, लेकिन डे टाइम नाइट टाइम तो डिफरेंट चीज है। फिर एटीट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, नहीं कि पहाड़ है या फिर ग्राउंड है उससे डिपेंड करेगा, नहीं। फिर हमारा एल्टीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं है। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, हाँ टिल्टेड एक्सिस में है और रिवॉल्यूट कर रही है, तो इट इज द मेन रीजन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कई जगह पे ऑप्शन 2 दे रखा है, बहुत सारे मतलब सॉल्यूशंस में, बट ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। अगर यूपीएससी ने भी दिया ऑप्शन 2 तो वो भी इनकरेक्ट है, हमारा यही राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्योंकि शायद मैंने सुना था यूपीएससी ने भी ऑप्शन 2 दे रखा है, तो वो गलती कर देते हैं यूपीएससी वाले, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द प्लानेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट पोर्शन। अब हमने ये पूरी टेबल देखी थी, ग्राफ में मेरे नोट्स के पहले पेज में ही है, अगर आप इसमें जाओगे वाटर रिसोर्सेज वाले में, तो ये क्या है? मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, यस सबसे ज्यादा तो आइस कैप ग्लेशियर में है। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग फ्रेश वाटर है आइस कैप्स ग्लेशियर के बाद, वो कितना है और कहाँ पर है? इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स। देखो मॉइस्चर एंड क्लाउड्स में जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इवेपोरेशन से। तो इवेपोरेशन जितनी सन की लाइट पड़ेगी उतना ही पड़ेगा, हाँ ज्यादा होता है नो डाउट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है ना कि क्लाउडी क्लाउड दिख रहे हैं। इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स एंड रिवर्स में कौन सा पानी आ रहा है? सर ये ग्लेशियर वाला ही। हाँ, लेक्स एंड रिवर में जो है हमारा ग्लेशियर वाला ही पानी आ रहा है ना। और वो बह रहा है, वो जाके समुद्र में मिल जा रहा है। लेक्स वाला नहीं मिल रहा नो डाउट, लेकिन रिवर्स वाला तो मिल रहा है ग्राउंड उसमें समुद्र में, ठीक है, सी में जाके मिल जा रहा है। और ये लेक्स वाला जो है, इतने कितने लेक्स हैं भाई? बहुत सारे लेक्स हैं नो डाउट, बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लेक्स नहीं है, हमें सामने कहाँ दिख, और लेक्स में भी जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो रहा है, तो इट इज नॉट कांस्टेंट। फिर एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर, ये सॉइल मॉइस्चर में जो पानी है वो भी बहुत अच्छा खासा है, बट इट इज नॉट एज मच एज ग्राउंड वाटर, क्योंकि चाहे बारिश हो, मॉइस्चर क्लाउड से जो पानी बरस रहा है, फ्रेश वाटर लेक्स रिवर से जो पानी हमारा जा रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा एक्वीफर्स है। अब आप इसी से हिसाब लगा लो कि भारत में, इंडिया में ग्राउंड वाटर पूरा मतलब लोग, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरी धरती पे ही लगभग ग्राउंड वाटर पे ही रिलाई है ना। तो ग्राउंड वाटर ही हमारा उसके बाद का लार्जेस्ट सोर्स है। इसका देखते हैं कितना परसेंट है, परसेंट दिया हुआ तो 30% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर इज अंडर ग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि ये लिस्ट दे रखी है, विच ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, है ना, कि जिससे डायनामिक चेंजेस क्या मतलब होता है इसमें, कि या तो तुम्हारी लैंड मूवमेंट हो रही है, या फिर सॉइल मूवमेंट हो रही है, या फिर जो है हमारा लेयर्स बन रही हैं, सेडिमेंटेशन हो रहा है ना, इरोजन हो रहा है। तो ये सब हमारे क्या डायनामिक चेंजेस हैं, है ना, अर्थ के सरफेस पे। तो किससे आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ईएमआर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत ही रेयर सा लग रहा है, वी डोंट नो, बट स्टिल इट इज लुकिंग ट्रू, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ रहा होंगे। जियोथर्मल एनर्जी, यस इससे तो होते ही है, वॉल्केनो बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस इससे होता ही है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। पहाड़ जो कट रहे हैं वो नीचे क्यों क्यों कट रहे हैं? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। प्लेट मूवमेंट, यस इससे हो रहा है। रोटेशन ऑफ अर्थ, यस इससे हो रहा होगा, है ना, बहुत बड़ा है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इससे भी हमारे डे टाइम नाइट टाइम चेंज हो रहे हैं, और आपको पता है डे टाइम नाइट टाइम से वेदरिंग पैटर्न चेंज होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। 2 4 3 तो है ही है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 1 3 2 तो है ही है, ये गलत हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 ओनली, और 5 और 6 है ही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचेगा,
है ना, हमें पता है 1 चाहे नहीं पता है ना, तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये देखना है, और ऐसे क्वेश्चनों में ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 6 का 3 और जो है 5 का 2 इस तरह से लगता है ना, वो उन क्वेश्चंस में लगता है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। यूपीएससी इज लाइक लिटिल बिट थोड़ा चालाक है इस चीज में। वो बहुत आसान क्वेश्चन देगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन को वो ऐसे ही दे देगा। तो पहले हमें स्टेप्स देखने हैं। पहले तो नॉलेज पे जाना है अगर एलिमिनेशन हमें लगाने हैं तो। फिर दूसरा नॉलेज के बाद किस पे जाना है हमें नॉर्मल अपनी उसमें जाना है, कॉमन सेंस पे, ठीक है। फिर अपनी रेसिडुअल नॉलेज, गट फीलिंग, उस पे जाना है। लास्ट में हमें प्योर एलिमिनेशन करना है। प्योर एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, फालतू में वो अक्कड़ बक्कड़ वाला तुक्का या पीवाईक्यू पैटर्न वाला तुक्का। तो ये सब फेल हो जाएंगे, उसके बाद जाना है हमें यहाँ पर, है ना। तो ये फेल नहीं हो रहा, हमारा नॉर्मल कॉमन सेंस से ही ये क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। तो मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप 100 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उस 80 क्वेश्चन में से लेट से आपने 40 क्वेश्चन में तुक्का मारा है ना, तो 40 में से जो है 35 क्वेश्चन तुम्हारे नॉर्मल कॉमन सेंस तक ही खत्म हो जाते हैं, और बाकी की तो अपना नॉलेज है ही है जो हमने पढ़ा है। कंटूर बंडिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन कंटूर बंडिंग, ये तो हमने बहुत ही पढ़ा है, एनवायरमेंट में भी पढ़ा है। डेजर्ट मार्जिन लाइबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, तो कंटूर बंडिंग हमारा कब होता है, बंड कब करते हैं, हमें ग्रेविटेशनल पुल को रोकने के लिए करते हैं, या फिर हमारा जो है इरोजन को रोकने के लिए करते हैं। तो इरोजन तो सभी है ना। तो लो फ्लैट प्लेन क्लोज टू स्ट्रीम लाइबल टू फ्लडिंग, इसमें कंटूर बंडिंग होती होगी, हो सकती है, लेकिन ये कंटूर बंडिंग का जो प्रोसेस है ये हमारा यूजुअली माउंटेन्स में ही यूज होता है ना। तो ये अपन देखेंगे। फिर लो फ्लैट प्लेन क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लाइबल टू फ्लडिंग, स्क्रब लैंड लाइबल टू स्प्रेड द वीड ग्रोथ एंड नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर, देख लो, नन ऑफ द अबव हियर, क्योंकि कंटूर बंडिंग हम माउंटेन्स में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसमें क्या क्या यूज करते हैं फिर, स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन एंड डेजर्ट मार्जिन, इसमें क्या क्या यूज करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स यूजुअली यूज करते हैं हम, है ना। फिर ग्रास स्क्रब कर देते हैं, मतलब ऐसे वो बना देते हैं पैटर्न से, थोड़ी घास उसमें कर देते हैं, वो भी एक तरीके से शेल्टर बेल्ट ही होती है। इसमें इसमें क्या हम करते हैं, लाइबल टू फ्लडिंग, इसमें एम्बैंकमेंट करते हैं, एम्बैंकमेंट करते हैं इसमें, है ना। तो कंटूर बंडिंग हमारा माउंटेन्स में होता है। तो ये थोड़ी मतलब वैसी नॉलेज है, मतलब आपको पढ़ने से ही आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वॉज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ के लिए प्राइमरी एलिमेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस इज सेकेंडरी, सबको पता है। कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम इज सेकेंडरी। तो हमारे पास नाइट्रोजन बचता है, और हमने ये देखा है कि नाइट्रोजन प्रोटीन की उसमें काम आता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, चलो ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन होता तो भी वो सही होता, है ना। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये भी हमारा बेसिक नॉलेज से आया है। A person stood alone in desert on dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 किलोमीटर east to the point where he was standing। ठीक है, देखते हैं। ये थोड़ा उसने सी सेट का एलिमेंट डाला है इसमें। यहाँ पर खड़ा है वो, हमारा जब डायरेक्शन देखते हैं तो कैसा देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट, इस तरीके से देखते हैं। अब उसका जो विलेज है वो 5 किलोमीटर ईस्ट पे है, तो मतलब पर्सन यहाँ खड़ा है, विलेज कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। he had no instrument to find the direction but he located the pole star। अब पोल स्टार कहाँ पर है, पोल स्टार हमारा हमेशा नॉर्थ में होता है, पोल स्टार यहाँ पर है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक इन डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, अगर पोल स्टार की फेस में करेगा तो ऊपर को जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, तो विलेज तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। फिर डायरेक्शन अपोजिट टू पोल स्टार, यहाँ जा रहा है तो भी नहीं पहुंच रहा। फिर डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, अगर वो इधर को चल रहा है तभी लेफ्ट है, लेफ्ट ऊपर को है, पोल स्टार लेफ्ट की तरफ है उसका, तो यस, इससे पहुंच रहा है। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू इज राइट, अगर ये राइट में कर रहा है तो इधर को जा रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 3 करेक्ट आ रहा है यहाँ पर। समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ये 4 दे रखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। अब सारे ही होते हैं इंडिया में तो हर है,
अब इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दे रखी कि माउंटेन का बताओ या फिर तुम अपना जो है डेजर्ट्स का बताओ या फिर अपना वाटर का बताओ, रिवर्स का बताओ, कुछ दे नहीं रखा तो लगभग सभी होगा। क्रॉप रोटेशन, सॉइल कंजर्वेशन होती है क्रॉप रोटेशन से, यस होती है। एक ही क्रॉप करते रहेंगे तो सॉइल खराब होती है। सैंड फेंसेस, यस, सैंड को जो है खेत में आने के लिए रोकते हैं। टेरेसिंग, टेरेसिंग यस, तो पहाड़ों पे आपने देखा होगा इस तरीके से टेरेसिंग करते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर प्लेन रहेगा तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन रहेगा। टेरेसिंग इसलिए करते हैं कि अगर सॉइल इरोजन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पर गिर जाए सॉइल। विंड ब्रेक्स, यस, विंड ब्रेक्स हमारा डेजर्ट्स में करते हैं ताकि डेजर्टिफिकेशन कम हो। तो 4 हुए हैं इसमें, ऑल 4। यहाँ पे नॉलेज एंड कॉमन सेंस लग रही है। अगर हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, 4 के 2 लगाने हैं, ये तो अभी आ रहा है, 3-4 साल से पैटर्न आ रहा है ये, लेकिन पहले कॉमन सेंस बेसिक पे क्वेश्चन हो रहे थे। सर ये मतलब माइनर पॉसिबिलिटी को ले ही लेना है। हम्म, माइनर पॉसिबिलिटी मतलब एक चीज है, मान लो जानकारी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो हो सकता है, इंडिया में इस टाइप से ले यस, सकते हैं ना। माइनर पॉसिबिलिटी को लेना है। या माइनर पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी वाली चीज आती है ना, हम्म। प्रोबेबिलिटी वाली चीज इसमें नहीं आती यस सर। है ना। प्रोबेबिलिटी वाली चीज हमारी, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में कब कब आती है कि कब हाँ, और हमें। अगर नहीं भी रहेगा तो वो कहीं ना कहीं नोट्स हाँ, एनसीईआरटी में हाईलाइटेड रहता है। यस, हम्म। ठीक है। एक तो नॉलेज बेस से आती है कि भाई ये चीज हमें नहीं करनी है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, वो क्वेश्चन टाइप ही अलग होता है। वो क्वेश्चन यस। तुम्हें पता लग जाएगा कि नॉर्मल अपना नहीं आ रहा, वो थोड़ा एलिमिनेशन मांग रहा है क्वेश्चन, वो अलग सा अंदाजा आता है, वो करके ही पता लगेगा। क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे उसे। ठीक यस है, सर। आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे पुराने क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे नहीं थे। इन द हम्म। स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट ऑफ अर्थ बिलो द मेंटल, द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबको पता ही है, ये एल्यूमिनियम हल्का होता है, क्रोमियम हल्का होता है, सिलिकॉन हल्का होता है, तो सबसे भारी आयरन होता है, तो आयरन ही है। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली, और ये फैक्चुअल भी है, फैक्चुअल भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हल्के भारी से भी आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। कोई भी भारी चीज होगी वो पहले नीचे दबेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एडविन हबल। ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं कि साइंटिस्ट का नाम बताओ किसने थ्योरी प्रोपाउंड करी थी, ये पहले ही आते थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, अल्फ्रेड वेगनर, एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एडविन हबल। तो इसमें क्या है आंसर? ये इंटरचेंज हो गया यहाँ पर, और ऐसे आंसर में इंटरचेंज होता ही है यूजुअली। अगर ये मैच द फॉलोइंग है ना, तो या तो ऑल 3 सही होंगे या इंटरचेंज हो जाएगा, इस तरह का होता है। तो अपना 3 ओनली इज द राइट आंसर। सर पहला एक ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहीं किसने पर दी थी? मेरे को ना अल्फ्रेड एक वेगनर ने, मैंने। हबल ने। और ये देखो हबल है, हबल टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप वाले से यूनिवर्स का ही तो लेना देना होगा, तो ये भी आप थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ी बहुत अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, मतलब 12वीं ठीक ठाक करी है, तो बचपन का आइडिया थोड़ा सा होता है भाई, हबल टेलीस्कोप है। और इतना तो यस। साइंस टेक में पढ़ाई जाता है कौन कौन से मेजर टेलीस्कोप्स हैं स्पेस टेक में, तो वो यूनिवर्स है। तो ये यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये यूनिवर्स इससे मैच हो रहा है, तो ये इससे मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो, लेकिन हमारा 1-2 तो गलती हो जाता है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई इन बिटवीन ऑफ मार्स एंड यूरेनस। डिस्टेंस फ्रॉम द सन से, है ना, मार्स एंड यूरेनस के बीच में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो जुपिटर और सैटर्न। अब ये छठी क्लास का क्वेश्चन है। छठी क्लास के आजकल के बच्चे तो इसे चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं, तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मीन वेलोसिटी विद विच अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। कि कौन सी वेलोसिटी है, मतलब अर्थ की, जो सन के अराउंड ऑर्बिट में घूम रही है। क्या है इसका आंसर बताओ? सर शायद 30 है। 30 है। एनीथिंग एल्स? बताओ। 30 किलोमीटर पर सेकेंड ही है इसका आंसर। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, है ना। द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। ठीक है, एजर्शन ये है। हमने देखा कि जो मून है वो लॉक्ड है, मतलब अर्थ के उससे, तो ये हमने देखा था कि उसको क्या बोलते हैं, कौन सी वो होती है प्रॉपर्टी, भूल गया मैं उसका नाम। जैसे ये है ना, तो अर्थ आगे रोटेट कर रही है ना,
तो मून भी ऐसे करता है, तो मतलब ये रहता है कि मून का एक ही फेस अर्थ के सामने है, ये वाला, दूसरा वाला नहीं सिजदी आता। बोलते हैं क्या सर शायद? हाँ मतलब एक कहते हैं ना अपोजिट साइड ऑफ द मून। अब इतना तो जब हमारा चंद्रयान वगैरह हुआ था तो भी आइडिया लग जाता है कि भाई डार्क साइड में जा रहे हैं, तो डार्क साइड कभी ब्राइट साइड होती ही नहीं है ना, तो वो अर्थ के लिए डार्क साइड है। द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23 days विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट टेक्स अर्थ टू ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है, तो हाँ यही इसका रीजन है कि मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 23 days विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट टेक्स ऑर्बिट द अर्थ। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। आर इज फॉल्स। अरे 27.3 days, हाँ यहाँ गलत हो गए। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो 23 days वो आ गया, हाँ 27 days लेता है। हाँ, दो पूर्णमासी के बीच में या दो अमावस्या के बीच में 27-27.5 दिन आते हैं, कैसे गलत हो गया। लेकिन हाँ जब भी नंबर वगैरह आए तो इससे ये सीख मिलती है कि नंबर वगैरह आए तो हमें ध्यान रखना है कि भाई एक बार वेरीफाई सा कर लो। हालांकि यूजुअली आज की डेट में नंबर यूजुअली गलत नहीं देता इस तरीके के, लेकिन फिर भी बहुत ही कॉमन बेसिक नॉलेज है, तो अपन को ध्यान देना है यहाँ पर, सिली मिस्टेक ना हो जाए। आगे करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल तो है, वीनस पे तो लाइफ है ही नहीं। क्यों? वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा है। कहाँ है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये तो है ही है कि भाई अर्थ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी था, लेकिन ऑक्सीजन की उसमें वो हो गई रिचनेस, उसके बाद ही लाइफ पॉसिबल हुई है। अब ये हमें रीजन पता नहीं है एग्जैक्टली कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है या फिर सन के बहुत पास है इसकी वजह से है। और सन के बहुत पास है तो क्या, तो इसमें वार्मिंग हो रही है इसकी। वार्मिंग में कौन सी गैस वार्म होती है सबसे ज्यादा? मतलब वैसे तो बहुत सारी गैस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस। मेजर ग्रीन हाउस, गर्मी की वजह से ही तो आनी है। तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर देखो वो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ए इज फॉल्स तो नहीं है, हाईली इम्प्रोबेबल तो है ही है। और इंडिविजुअली ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो तीन हमारे पास हैं, तो ये थ्री वाला है। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं कि वो हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है। अब बात करेंगे इसमें कि इसको कैसे हमें जो है रिमूव करना है, मतलब देखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्किल वहीं पे उसमें होगी। पहले चीज, हाई लेवल ऑफ कार्बन, ये मैंने देखा ग्रीन हाउस गैस है, तो पॉसिबिलिटी तो है उसकी, है ना। और ए और आर को अगर ये सही है तो ये भी सही है, कि अगर हमारा ये वाला हम सही मान लेते हैं इन केस, तो ये भी सही है। तो हमारा ये ऑप्शन टू रिमूव हो जाता है यहाँ से, कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी ही अगर आर सही है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कि पहला ऑप्शन और हमारे पास तीसरा ऑप्शन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की हाई लेवल में वीनस पे होने की? एक्सट्रीमली हाई लेवल बोल रखा है, देखो ये क्या है एक्सट्रीमली, ये एक तरीके से वो वर्ड है, ऑड वर्ड है ये, मतलब ये रेयर वर्ड है। लेकिन हमें ये देखना है कि कितनी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी तो हो ही सकती है, और नहीं भी हो सकती है। तो इन दोनों में से आप अक्कड़ बक्कड़ करके, और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपने देखा है ज्यादातर 50% ऑफ द क्वेश्चन ए वाले, ऑप्शन ए वाले करेक्ट होते हैं, 50% ऑफ द ऑप्शन, है ना। तो मैं तुक्का मार के आता तो इस पे मार के आता ए पे। हालांकि ये सही है, मतलब ए ही सही इसका राइट आंसर है। कई बार सी पे भी मार जाता अगर मैं पहले वाला होता तो, है ना। लेकिन क्या है कि बिकॉज कि पीवाई क्यू सारे कर लिए तो मुझे पता है कि अगर इन दोनों में मेरे को देखना है तो मैं ए पे मार के आऊंगा 50-50 प्रोबेबिलिटी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइन 23 डिग्री टू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब ज्योग्राफिक एक्सिस जो है और अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अब ज्योग्राफिक एक्सिस जो है हमारा वो थोड़ा सा टिल्टेड है पहले से ही, है ना। मैग्नेटिक एक्सिस हमारा और टिल्टेड है। तो जो हमारा टोटल जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस बीच में है,
ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारा अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस है। अब ये ज्योग्राफिक एक्सिस जो है, ये मेन एक्सिस है, ये 23 डिग्री है। ये जो है ना, ये हमारा 23 डिग्री के आसपास है टोटल। अब ये ज्योग्राफिक एक्सिस से बोल रहा है, तो ये आधा हो गया 12.5 डिग्री के आसपास। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, अगर तुम्हें ये चीज पता है तो। द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। हाँ, हो सकता है, नॉर्दर्न कनाडा तो उधर ही है। द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेज थ्रू थुमना इन साउथ इंडिया। मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर कितना दूर है इंडिया से? इंडिया का लास्ट पॉइंट कहां पर आता है? इंदिरा पॉइंट जो है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सुना है ना, तो 8-9 डिग्री ऊपर रहता है, 8 डिग्री 9 डिग्री ऊपर रहता है इक्वेटर से। और हमने देखा कि मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो 12.5 डिग्री ऊपर है। तो 12.5 डिग्री अगर इसमें मिला दो 8-9 में, तो यही 23-24 डिग्री हो जाएगा हमारा, है ना, 23-24 डिग्री। तो हाँ, केरला जो है, मतलब ये थुमना हमें नहीं पता, लेकिन साउथ इंडिया में 23-24 डिग्री आ जाएगा, मतलब 23-24 डिग्री ऊपर ही है हमारा साउथ इंडिया। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है इसकी, है ना। तो और ये इसने स्पेसिफिक बोला है थुमना, क्यों बोला भाई? कोई और भी तो बोल सकता था ये, है ना। तो स्पेसिफिक बोला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है। ऐसे जब स्पेसिफिक पूछता है ना यूपीएससी आउट ऑफ द ब्लू, तो ऐसा कोई और भी जगह पूछ सकता था, कोई ऐसी तो 1000 जगह हो सकती थी जिसका नाम लिख सकता था, यूपीएससी ने थुमना ही क्यों लिखा? तो इसका मतलब है देयर माइट बी एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दिस। तो इस तरह का अपन लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, और इस तरह के लॉजिक से क्वेश्चन सही भी होते हैं। आउट ऑफ द ब्लू यूपीएससी कोई भी प्लेस नहीं डालता यहाँ पर। हाँ, अगर सिर्फ प्लेसेस का सवाल आता तब जो है हम कह सकते थे हाँ इसमें थोड़ा आगे पीछे किया होगा यूपीएससी ने, लेकिन इसमें नहीं। तो 3 हम करेक्ट मानेंगे यहाँ पर, है ना। 2 भी हम एक तरीके से करेक्ट मानेंगे। 3 एंड 2 करेक्ट है, तो या तो ये ऑप्शन बचता है या ये ऑप्शन बचता है। हालांकि हमें नॉलेज से पता है कि भाई ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 23 डिग्री तो एक होता है हमारा, तो दोनों के बीच का आधा या फिर कुछ ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। तो ऑप्शन 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन में मैंने ये भी बोला था कि 1 2 3 रहे और 2 एंड 3 रहे, तो बेटर ऑप्शन क्या है इसमें? दोनों में बेटर ऑप्शन 2 एंड 3 है, क्योंकि 3 सवाल पूछे हैं, तो हो सकता है एक ना एक तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है ही, है ना। तो ये अपन लेके चलेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है इसमें, वीनस का देखते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन तो है ही है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड है इसके एटमॉस्फेयर में, अपने कितनी है? 0.3%, 03 या 3 कितनी है अपनी? 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है या 3% कार्बन डाइऑक्साइड? वो सॉरी 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, ये देखो 11 डिग्री आ रहा है ना दोनों के बीच में। अब ये क्वेश्चन हमने देखा, अब इसका थोड़ा देख भी लो एक बार। जैसे तुम्हें नहीं पता कि कितना एक्सिस है क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। डायग्राम एक बार देख लो, डायग्राम से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तुरंत इंटरनेट खोला, इमेजेस देख ली, है ना, और हमें ये पता लग जाएगा कितना कितना दूर है ये। देखा, ये देख लो, रोटेशनल एक्सिस हमारा 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री, और मैग्नेटिक एक्सिस हमारा 11.5 डिग्री। तो 23 डिग्री ज्योग्राफिक है और ये आधा है हमारा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, डायग्राम देख के आगे बढ़ जाओ, और डायग्राम से ही समझ में आ गया तो तुम्हें इसको ज्यादा रीड करने की इससे ज्यादा आवश्यकता है नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू द वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज 1/4। कितने परसेंट वाटर है, मतलब समुद्र कितने परसेंट कहते हैं? 70% कहते हैं, राइट। कितना है? 77% कहते हैं, कितना कहते हैं? ये सर इसी के आसपास ही है। 70% के आसपास है ना, 71%। हाउ मच इज 71% ऑफ 100? और लैंड एरिया पूछ रहा है ना, तो 30% हुआ। हाउ मच इज 30% ऑफ 100? इट इज 1/3, लमसम 1/3, यस सर। लमसम 1/3। तो ये 1/4 बता रहा है ये। 1/4 अगर होता तो कितना होता? 25% होता ना, 25% मीन 75%,
है ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है, रेशियो अलग से पूछ रहा है तो गलत ही हो रहा होगा मे बी। द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है और इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर बोल रहा है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन पैसिफिक ओशन, ये तो हमारा सही है क्योंकि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, यस तो सर। सबसे ज्यादा परसेंटेज तो वहां होगी। तो तीसरा तो हमारा सही है, तो तीसरे के अलावा कौन सा, ये है। वन ओनली तो खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब देखो कि 1 और 2 में हमारा बेस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है, या 1 और 2 दोनों ही गलत हो रहे हैं हमारे। 2 की हमारी अभी हमने जो ये कैलकुलेशन करी, 2 हमारा इसमें लग रहा है थोड़ा सा रेयर। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चूज करेंगे तो या तो 1 और 3 करेंगे या 3 ओनली करेंगे। लेट से यहाँ पर हम आगे 3 है हमारे पास, 3 में से 2 पे थोड़ा सा हम आगे। अब इन दोनों में अपन को चूज करना है। अगर इन दोनों में अपन चूज करना है तो हम इस पे जाएंगे। मतलब ये एलिमिनेशन टेक्निक है, थर्ड स्टेप जो मैंने बता रहा हूँ। पहले नॉलेज, फिर अपना कॉमन सेंस, फिर अपना जो है गट फीलिंग। ये गट फीलिंग वाला है कि गट फीलिंग क्या है कि अगर इन दोनों में चूज करेंगे तो अपन ये चूज करेंगे। तो इन तीनों में मिला के हमारा पास ये ऑप्शन आ रहा है। अब ये देखते हैं ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है ये भी सही हो क्योंकि ये फैक्चुअल है और इसमें देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली है, इससे मेरे को थोड़ा सा लगा कि शायद हो सकता है ये सही हो। इंडिया का कितना है, 328 है। अब 328 इंडिया का है, इंडिया इज द लाइक फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री, फिर सिक्स है उसमें एरिया में, है ना। तो बाकी हो सकते हैं। और लैंड एरिया पूछ रहा है, वाटर एरिया तो पूछ भी नहीं रहा है। तो इसका आंसर हमें लग रहा है 1 और 3। तो इसका देखते हैं। हाँ देखो 1 और 3 आंसर है इसका। 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमारा 3.28 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना। therefore the statement is considered correct। 71% वाटर, 29% लैंड। ठीक है, 1/3 आ रहा है, नॉट 1/4। यस। Which of the following is correct sequence of the given continents in the decreasing order of their percentage of Earth's land? अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, सबसे छोटा कंट्री कौन सा, इसको देखते हैं। नॉर्दर्न अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इसमें कौन सा बड़ा है। फिर साउथ अमेरिका और यूरोप। यूरोप साउथ अमेरिका में तो ऑब्वियसली साउथ अमेरिका बड़ा है, इतना तो हमें पता ही है। तो साउथ अमेरिका यूरोप तो हम कांस्टेंट कर रख देते हैं, तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है। ठीक है, अब अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका में हमें देखो कि कौन सा बड़ा है। इसमें नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या आता है। नॉर्थ अमेरिका में हमारा कनाडा आता है, विच इज द आफ्टर रशिया लार्जेस्ट कंट्री। फिर हमारा अमेरिका आता है, फिर इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। फिर हमारा जाता है मैक्सिको, है ना। मैक्सिको और नीचे के जो भी है वो। और फिर हमारा अफ्रीका तो है ही बहुत बड़ा। तो इसमें तुम देखो फिर किसको चूज करोगे। अफ्रीका तो बहुत बड़ा ही है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 को चूज करोगे, यस सर। लेकिन एक्सपेंस ऑफ द मतलब वो बहुत बड़ा है उसका, नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन इसमें एक चीज देखी जाती है कि अफ्रीका यहाँ पर है। यहाँ पर जो है अपना जो मैप है ना, मैप में यहाँ की चीजें बड़ी दिखाई जाती हैं। मतलब समझ रहे हो, मैप हम कैसे बनाते हैं, यहाँ की चीजें बड़ी दिखाई जाती हैं, यहाँ की चीजें जो है इन कंपैरिजन छोटी दिखती हैं। अच्छा, स्केल। स्केल अगर देखा जाए तो, अगर हम मैप नॉर्मल मैप देख रहे हैं ना, यहाँ की चीजें बड़ी दिखाई जाती हैं, यहाँ पे हमें छोटी दिखती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ की चीजें बड़ी होती हैं, है ना, और ऊपर की चीजें होती हैं छोटी। वो क्योंकि धरती वो है ना, इसको यूं फोल्ड कर दो तो ये पिचक जाएगा, यूं होता है ये। एक वो भी रीजन है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका है एक्चुअली में बहुत बड़ा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है तो अक्कड़ बक्कड़ कर दो, ऑप्शन 2 मार दो। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। सर मेरा रटा गया ना ये वाला, इसलिए। नहीं, रटने का नहीं है, मैंने रट के तो बहुत ही कम किया है। देखो मेरे को भी नहीं रटा, ये हमने 3-4 महीने पहले डिस्कस किया था ना, यस यही सर। वाला। तो उस टाइम मैंने देखा था, उसके बाद तो मैं भूल ही गया बिल्कुल ही। लेकिन हाँ, ये लॉजिक मेरा इसमें आ रहा था कि जब हम मैप को देखते हैं, ये तो इस पे यूट्यूब वीडियोस भी दुनिया भर की बनी है, कि जब हम मैप को देखते हैं तो ऊपर की जो कंट्रीज है ना, उनको बहुत बड़ा, जैसे रशिया इतना बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन उसका लैंड एरिया जो है, हालांकि लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना नहीं है। क्योंकि ये अर्थ तो ऐसी है ना, तो इसको पिचका दो, ऊपर वाले को पिचका दो और बीच वाले को बढ़ा दो। बीच वाला जो है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा है, और वैसे भी अफ्रीका तो बहुत बड़ा दिखता है। तो कितना लैंड एरिया है,
20% ऑफ अर्थ को कवर करता है पूरा अफ्रीका। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फेनोमेना: development of fault, movement along the fault, impact produced by volcanic eruption, and folding of rocks. Which of the above cause earthquake? अर्थक्वेक तो देखो, धरती थोड़ी सी भी हिल रही है तो अर्थक्वेक आ जाता है। पत्थर ऊपर से नीचे गिरा तो भी एक तरीके से मतलब अर्थक्वेक आ सकता है अगर बड़ा मतलब हो। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट ये तो है ही, जहां भी फॉल्ट आ रहा है, मूवमेंट फॉल्ट आ रहा है तो अर्थक्वेक होना ही है। इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय वॉल्केनिक इरप्शन, हाँ बहुत तगड़ा होता है। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, हाँ रॉक फोल्डिंग होती है तो उससे भी अर्थक्वेक आता है। तो यस, फोल्ड, ये कॉमन सेंस है और नॉलेज भी है। और इसमें भी वो फैक्टर आ रहा है कि माइन्यूट प्रोबेबिलिटी है तो भी यस है, क्योंकि किसी छोटे पॉइंट पे भी अर्थक्वेक आ रहा है तो इट इज ए अर्थक्वेक, है ना। कोई बड़ा छोटा अर्थक्वेक नहीं हुआ यहाँ पर। तो चारों से थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी तो बनी रही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सॉइल इरोजन का प्रोसेस हमने देखा था क्लासेस में। तो पहले तो बूंद गिरती है, ऊपर से बूंद गिरती है तो वो सॉइल को थोड़ा सा तोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश। ठीक है। स्प्लैश के बाद जो ऊपर की शीट है पूरी, जैसे और पानी आ गया तो ऊपर की जैसे सॉइल है, ये ऊपर की शीट जो है ये शीट मूव करती है ना, शीट इरोजन। फिर शीट पूरी मूव कर जाती है, उसके बाद गड्ढे से पड़ जाते हैं, हल्का सा रिल इरोजन। फिर उसके बाद जो गड्ढे होते हैं वो बहुत ज्यादा गड्ढे से हो जाते हैं, जो खाई टाइप सी बन जाती है उसे बोलते हैं गली इरोजन। मुझे तो पहले ही सही लग रहा है। शीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन तो सबसे पहले ही आएगा। गली इरोजन तो सबसे मतलब बाद का होता है, तो ये सबसे पहले बता रहा है, तो ये ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। इसमें तो देखना भी नहीं है आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: मोस्ट मैग्मास आर कंबाइंड ऑफ लिक्विड गैस एंड सॉलिड। मैग्मा, मैग्मा व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा वही लावा। लावा में सॉलिड होता है, यस सॉलिड पार्टिकल होते होंगे। लिक्विड होता है, यस लिक्विड पार्टिकल होते होंगे। गैस तो निकलती है, वो फटाक फूटता है तो पायरोक्लास्ट। हाँ। वाटर, ये सही है। वाटर वेपर तो ये गलत हो गया। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रिंसिपल गैसेज डिसॉल्व्ड इन मैग्मा। वाटर वेपर तो होती है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, है ना। वाटर वेपर भी निकलती है, क्योंकि पानी अगर जो भी जमा है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो ही जाएगा वहां पर, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। तो ये भी एक तरीके से ठीक लग रहा है ना। प्रिंसिपल गैसेज और भी होती होंगी, लेकिन ये भी होती हैं, होती तो है, कम ज्यादा ये तो है ही है, लेकिन हाँ होती है। फिर बसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन सिलिकिक मैग्मा। बसाल्ट हमने देखा था जो पानी की तरह बहता है वो बसाल्ट होता है, और सिलिकिक मैग्मा कैसा होता है, जो फटता है ना। तो जो पानी की तरह बह रहा है वो ज्यादा लिक्विड है, यस वो ज्यादा लिक्विड है जो पानी की तरह बह रहा है। और लिक्विड कैसे कन्वर्ट होगा, सॉलिड, और ये ज्यादा सॉलिडिक है। ये वाला जो फट रहा है वो सॉलिडिक है। और सॉलिड ज्यादा गर्म होगा या लिक्विड ज्यादा गर्म होगा, या गर्मी से लिक्विड ज्यादा बनेगा या गर्मी से सॉलिड ज्यादा बनेगा? गर्मी से लिक्विड ज्यादा बनेगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है लॉजिक के हिसाब से। द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज नोन एज डाइक। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होती है उसे बोलते हैं सिल, और जो हमारी ऐसी होती है उसे बोलते हैं डाइक, है ना। तो ये तो हमारा मुश्किल लग रहा है, ये हमारी नॉलेज में फिट नहीं बैठ रहा। अब हॉरिजॉन्टल कई सारी डाइक्स भी होती हैं कि भाई आके यूं हो जाए, है ना, हालांकि वो डाइक ही बोली जाती है, लेकिन भाई उसके लिए अलग है ना, सिल है उसके लिए। तो देखते हैं भाई, हमारा तीसरा और पहला तो सही है, तो ये सही हो सकता है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर तो वैसे भी आ रहा है, हमें पता है फोर्थ सही है कि नहीं है, स्टिल वी डोंट नो। मतलब चौथा पता होने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसी से हमारा आंसर आ रहा है, एक तरीके से ये आ रहा है। और हमने देखा है कि ये हमारा सही हो भी सकता है, तो ये आंसर राइट है। और ऑल फोर का ऑप्शन दे नहीं रखा, तो फिर भी हमारा ये राइट है। आगे बढ़ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक: द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्सेली स्केल। मर्सेली स्केल में अर्थक्वेक मेजर होता है, इसमें हम लास्ट टाइम फंस गए थे, है ना। तो देखो रिक्टर स्केल मर्सेली स्केल में मेजर तो होता है, अब ये इंटेंसिटी मेजर होती है, तो हाँ हम इसको ट्रू मानेंगे। देखो हम यूपीएससी के आंसर पे या फिर इसके नहीं जाएंगे, हम अपने दिमाग से चलेंगे कि हाँ मर्सेली स्केल, रिक्टर स्केल, हमने दो ही स्केल पढ़े थे मतलब नाम से। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उससे मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा अर्थक्वेक का।
कि कितना बड़ा है। तो रिक्टर स्केल में हाँ एनर्जी तो रिलीज करता है। द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सीस्मिक वेव्स। हाँ मैग्नीट्यूड और सीस्मिक वेव्स वो कोरिलेशन है उसका। जितना ज्यादा सीस्मिक वेव्स का एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मान लो ये सीस्मिक वेव है, जितनी ज्यादा ये ऊपर रहेगी उतना अर्थ मैग्नीट्यूड होगा, और जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एनर्जी से ही तो ये वेव बन रही है, तो हमें ये भी ठीक लग रहा है। द रिक्टर स्केल ईच होल नंबर डेमोन्स्ट्रेट 100-fold इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ईच होल नंबर, जैसे 1 2 3, इट डेमोन्स्ट्रेट 100-fold इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट आना चाहिए, है ना, कि ये बहुत ज्यादा एक तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। नॉर्मल पढ़ते हो तो इतना डिटेल में तुम जाके नहीं पढ़ते हो, है ना। पहली चीज तो इतना डिटेल में भी 100-fold है भाई, 10-fold भी हो सकता है ना, 1000-fold भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल लग रहा है, ओवरली कॉम्प्लेक्स, और इतना डिटेल में यूपीएससी ने पूछ कैसे लिया। तो जो सिंपल सिंपल सी इक्वेशन है जो हमारे दिमाग में लॉजिकली फिट आ रही है उनको हम ट्रू मानेंगे, और जो लॉजिकली हमने पढ़ी नहीं है और जो मतलब अल्ट्रा अजीब है और उसमें बहुत सारे इक्वेशंस हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ओवरली कॉम्प्लिकेटेड है स्टेटमेंट, उसको हम इनकरेक्ट मानेंगे। मेरा लॉजिक ये कहता है। इसका ऑप्शन चूज करता तो मैं 1 2 3 करता। हमने उस टाइम भी 1 2 3 करा था, लेकिन हमारे जो आंसर था, आंसर में 4 सही दे रखा था, 2 3 4। तो फिर क्या हुआ कि तो फिर मैंने वो चेंज किया है, शायद देखो चेंज मिलेगा इसमें। फॉल्ट हो गया, इरोजन हो गया, ये हो गया सॉलिड लिक्विड। हाँ इसमें अभी भी ये दे रखा है 2 3 4 दे रखा है। हालांकि मैंने चेंज किया, पता नहीं ये क्यों आ रहा है, मतलब इसमें एप्लीकेशन में चेंज कर दिया था मैंने, ये 1 2 3 किया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हम आंसर 1 2 3 मानेंगे, ठीक है। और कई जगह यूपीएससी ने ये आंसर दे रखा है। तो, तो कई जगह ये है, कई जगह ये है, ऐसा है सीन। तो हम 1 2 3 मानेंगे इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? जो कि वेदरिंग होके बनी है, जमा होके बनी है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाँ हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से भी बनती है, विंड सिस्टम से भी बनती है, यस। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यस। इग्नियस रॉक जो पहले से होती है उन्हीं को टूट टूट के बनती है सेडिमेंट्री रॉक, ये भी सही है। सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूट टूट के बन रही है, तो बीच में यहाँ कोई रह रहा होगा तो मर गया होगा, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई होगी, यस। सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली ऑकर्स इन लेयर्स, यस। चारों सही है। वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट ऑकर इन बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरेबियन सी, कैस्पियन सी। अब ये देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई, सी तो मेजर मेजर सारे आइडिया होने ही चाहिए कहाँ कहाँ पर है। तो आप ये देखो कैस्पियन सी कहाँ पर है हमारा, ये हमारी अर्थ है ना। और कैस्पियन सी, ये मतलब कैसे बताऊँ, रुक जाओ। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया। हाँ तो कैस्पियन सी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर कैस्पियन सी यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी हमारा यहाँ पर है। तीसरा क्या बोल रहा है, ब्लैक सी, ब्लैक सी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब वही तुर्की उसके बीच में। और कैरेबियन सी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है कैरेबियन सी, है ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, डू नॉट ऑकर। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, वॉल्केनिक की, जहाँ पे प्लेट हो रही है, हमारी प्लेट का पता है स्ट्रक्चर। तो एक तो देखो यहाँ पर जो है आइलैंड बने हुए, आइलैंड बने हुए हैं, तो मतलब जहाँ भी आइलैंड है वहां पर हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी तो हो ही रही है, उसी के आइलैंड है सारे, ठीक है। फिर हमने देखा ब्लैक सी, ब्लैक सी में भी आप देखो ये टर्की की प्लेट है, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी इज अ मेजर वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो यार बाल्टिक सी में जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में तो होना ही चाहिए, है ना। फिर हमारा देखते हैं यहाँ पर कैरेबियन नहीं है, ब्लैक सी भी नहीं लग रहा है हमें, कैस्पियन सी वर्सेस बाल्टिक सी देखते हैं। और कैस्पियन सी हमारा बीच में है, यहाँ पर बीच में है,
ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा देखो प्लेट मूवमेंट तो हो ही रहा होगा, और यहाँ पे अपने जागरूस माउंटेन, ठीक है, और ताउरुस माउंटेन, वो ईरान वाले माउंटेन जो है वो है ना। तो ये हमें लग रहा है यहाँ पर भी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, फिर हमारा चौथा है यहाँ बाल्टिक सी, ये वाला बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी हमारा कहाँ पर है, ऊपर है। अब प्लेट जो है वो नीचे नीचे ज्यादा मूव करती है, क्योंकि प्लेट जैसे गोंडवाना लैंड हो गया हमारा, और लॉरेशिया हो गया और गोंडवाना लैंड हो गया ये। तो इन दोनों के पिचका पिचकी में ज्यादा हो रहा है, तो बीच में इक्वेटर के पास हमारी ज्यादा मूवमेंट है इन कंपैरिजन टू हमारी पोल्स। पोल्स में हमारी कम वॉल्केनिक एक्टिव है, हालांकि आइसलैंड में होता है ये जो है, यहाँ पर ये जो प्लेट है आपस में हो रही है, लेकिन बाल्टिक सी में कम है थोड़ा सा। तो प्रोबेबिलिटी देखो तो कैस्पियन सी में हमारी ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है, बाल्टिक सी में हमारी कम प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो हम जाएंगे बाल्टिक सी में। ठीक है, तो बाल्टिक सी में जाएंगे। अब देखते हैं इसका क्या आंसर है। अब ये ना ऑप्शन में देखो इसने गलत दे रखा है यहाँ पर, इसमें देखो कि डू नॉट ऑकर इन बाल्टिक सी, एक्सप्लेनेशन में सही है। ये मैंने चेंज कर दिया था, पता नहीं क्यों आ रहा है, मैंने अभी पीडीएफ डाउनलोड करी है, इसने ना चेंज वो रिफ्लेक्ट नहीं करे एप्लीकेशन में। इज नॉट लोकेटेड नियर, हालांकि जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी है ना इसमें, जो तुम्हारे पोर्टल पे करी है, वो पीडीएफ में चेंज कर दूंगा, ये वाली पीडीएफ नहीं है, वो मैं चेंज कर दूंगा पीडीएफ, उसमें आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा। It mainly consists of basaltic rock that was transported by glacier rather than forming the volcanic activity। ठीक है, basaltic rock से बना है ये अपना, जो इसके आसपास की जमीन है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री, लेकिन यहाँ पर हमारी प्लेट जो है वो कम है, बाकी इन सब में प्लेट ज्यादा है। A ship sailing from eastern extremity of Aleutian Islands to the Dutch harbor crosses 180-degree meridian at Itna on January 1st. What time and date will be recorded by Caspian captain on the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing of meridian? मेरिडियन क्या है ये, एलूशियन आइलैंड वाला, तो मतलब यही है कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, इधर यूएसए है, इधर जो है रशिया है, ये अपना एलूशियन आइलैंड हो गए, सॉरी हाँ ये यूएसए है, ये रशिया है, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब ये क्या बोल रहा है, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब ये 180 डिग्री मेरिडियन है, क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन तो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 11:30 बजे 1 जनवरी को क्रॉस किया ये, 11:30 बजे, यहाँ पर बज रहे हैं 11:30, कौन सी, 1 जनवरी को क्रॉस किया। What time and date will be recorded by the captain of the ship diary after 1 hour journey from the point of crossing of the meridian? From the point ship is sailing eastern extremity of the Aleutian Island from ईस्ट किधर है, इधर है, तो यहाँ से ईस्ट से मूव कर रहा है इधर की तरफ टू द डच हार्बर, है ना, टू द डच हार्बर, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, यही नहीं समझ पा रहे हम इसमें। फ्रॉम ईस्ट ना, तो ईस्ट इधर से, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ईस्ट से मूव कर रहा है, तो हम ये मानेंगे इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, बट टाइम एंड डेट विल बी रिकॉर्डेड बाय द कैप्टन। अब देखो कि इंटरनेशनल डेट लाइन को जब तुम क्रॉस करते हो तो डे ऐड होता है या रिमूव होता है। सन जो है अभी यहाँ पर था, सन जो है अभी यहाँ पर था, फिर सन जो है मूव करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर नया दिन लग गया, तो यहाँ पे 2 जनवरी हो रही है और यहाँ पर 1 जनवरी हो रही है, यहाँ 2 जनवरी है, यहाँ पर 1 जनवरी है। तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो 2 जनवरी में आ जाएगा पहली चीज। कितना टाइम लग रहा है उसे, 1 आवर, 1 आवर जर्नी है ना। तो 2 जनवरी जब होगी जब 11:30 बजे, मतलब उसी दिन पास होगा, और फिर एक दिन और ऐड हो रहा है, और दूसरा दिन कैसे ऐड हो रहा है, ये 1 घंटा हो गया ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अगर वो टाइम, मतलब ये इंटरनेशनल डेडलाइन का कंसेप्ट भी नहीं होता, तो 2 जनवरी कौन सी तारीख उसको आता, 30 पे, लेकिन इंटरनेशनल डेडलाइन भी क्रॉस कर रहा है, इंटरनेशनल डेडलाइन भी क्रॉस कर रहा है, तो एक दिन और ऐड हो गया, तो 3 जनवरी आएगा जहां तक इसमें। हाँ 3 जनवरी ये
इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट? इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ये 2 जनवरी बता रहे, लेकिन आंसर 3 जनवरी होना चाहिए। जो भी है इसका सीन मुझे नहीं पता, लेकिन 3 जनवरी में करता, क्योंकि 1 जनवरी तो है, अब ये क्रॉस करने से ही 2 जनवरी लग जा रही है। मतलब ये 1 घंटा लग रहा है ना, 1 घंटे बाद इसका क्या हो गया, 1 घंटे बाद इसका हो गया 0.3, तो जो 2 जनवरी 0.3, और इंटरनेशनल डेट लाइन से 1 दिन और ऐड हो रहा है, 1 दिन और ऐड हो रहा है, तो 3 जनवरी इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखें इसका मतलब बाकी जगह क्या दे रखा है। सर हम्म सर मैंने भी इसका 2 जनवरी करा था सर। अगर ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी है सर तो फिर एक दिन अगर मतलब तो मतलब सबसे ईस्ट पे है तो मतलब वो जो मेरिडियन है वो उसके जनवरी 3 दे रखा है टेक्स्ट बुक में, बाकी जगह देखते हैं। सिनॉप्सिस आईएएस, ये 2 जनवरी बता रहा है, मेरे हिसाब से 3 जनवरी होना चाहिए। उस दिन भी हमने 3 जनवरी निकाला था, फिर मैं यार कंफ्यूज हो गया था, उस दिन भी कंफ्यूज हो गया था। तो यार वो मेरिडियन भी तो क्रॉस कर रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी तो क्रॉस कर रहा है। सर बट सर मैं कुछ बोलूं सर? हाँ, सर वो ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी बोल रहा है, अगर वो ईस्ट बोल रहा होता तो सर हम समझ नहीं पाते। मतलब उसका वही है कि इंटरनेशनल डेट लाइन तो क्रॉस कर ही रहा है, हाँ जी सर। तो एक दिन तो ऐड हुआ किससे, कि ये 1 घंटा आया तो दूसरा दिन तो वैसे ही लग गया, तो 1 जनवरी को बोल रहा था वो, तो 2 जनवरी हो गई। एक दिन तुम्हारा ऐड हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन से, है ना, तो 3 जनवरी हो गई। तो 2 दिन ऐड हो रहे हैं ना, एक दिन तो ऐड हो गया तुम्हारा 12 बजे क्रॉस होने से, रात के, और एक दिन ऐड हो गया तुम्हारा उसको करने से, इधर को आने से, तो ये है। टेक्स्ट बुक में 3 दे रखा है, बाकी जगह 2 दे रखा है। पी वाई क्यू ये दे रखा है। एलुशियन आइलैंड, शो आंसर, ये तो आंसर ये बता रही है अलग ही ये अलग ही पागल है ये आंसर तो ये बता रहा है, तो सब अलग अलग दे रखे हैं लेकिन लॉजिक जो अपनी स्टडी है, स्टडी के हिसाब से जो अपनी कॉमन सेंस है और कैलकुलेशन हमने करी है, तो 3 जनवरी इसका आंसर आना चाहिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर सजेस्ट दैट अर्थ ओरिजिन फ्रॉम गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब भाई ये क्वेश्चन अब आते नहीं है, मेरे को पता नहीं है इसका क्या आंसर है, देख लेते हैं। ओ श्मिट ठीक है, अब ओ श्मिट है, अब आप ये देख लो ये इन्होंने क्या क्या दिया था। तो जेम्स जीन ने क्या दिया था, हेल्फेन ने क्या दिया था, होयल ने क्या दिया था। सर उसका स्टेडी स्टेट थ्योरी था, किसका? होयल वाला। वेदांतु ने दे रखा है। हेल्फेन क्या था, स्वीडिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लाज्मा फिजिसिस्ट था, नोटेबल वर्क ऑन मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। होयल ने क्या दिया था, स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, और जेम्स जीन ने क्या दिया था, इंटरस्टेलर क्लाउड। अब ये तो याद रहेगा नहीं भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स द हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट। तो सिंपल होता है एंथ्रेसाइट, मैग्नेटाइट, ये बिटुमिनस लिग्नाइट पीट, है ना, ABLP होता है, तो इसमें एंथ्रेसाइट है। Which of the following position shown in the diagram will be the height of ocean tide in maximum?
अब ये जो है इसकी मैंने इमेज भी डाल दी थी, लेकिन पता नहीं इसमें पीडीएफ में शो क्यों नहीं हो रही। इसके आंसर में है पीडीएफ, ये हमारा इमेज थी, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है इमेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शोन इन डायग्राम विल बी द हाईएस्ट ओशन टाइड। ओशन टाइड सबसे ज्यादा कब होगी, इसमें ये पूछ रहा है। ओशन टाइड से दो फैक्टर होते हैं, एक तो क्लोजनेस टू द सन होता है ना, और ये होता है, तो अपना ये सन है, ये अर्थ है, तो M3 M4 पे तो हमारी वो है नीप टाइड, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर और यहाँ पर हमारी क्या है, स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड। तो M2 और M4 पे हमारी अच्छी खासी टाइड होगी। M2 और M4 दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बताओ किस पे ज्यादा होगा टाइड। M2 M4 दोनों पे दे रखा है, किस पे ज्यादा टाइड होगी। और इसमें क्या होता है ना कि सन की ग्रेविटी तो है ही है, सन की ग्रेविटी मून पे लग रही है ना, तो मून रोक रहा है एक तरीके से, मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है M2 पे होगा तब ज्यादा होगा। अब ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है कि मान लो ये अर्थ है, ये अपना मून है, ये अगर इस टाइड यहाँ बना रहा है तो यहाँ भी टाइड पड़ती है, सेंट्रीफ्यूगल बल्ज बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ होगी तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, ऊपर से भी पिचक जाएगा, नहीं, ऊपर से भी ऊपर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पुल बोलते हैं इसको, पुश या पुल जो भी बोल लो। तो इससे क्या होगा, M2 पे ज्यादा टाइट रहेगी या M4 पे ज्यादा टाइट रहेगी। M4 पे सर। कोई पोजीशन दे रखी है, M1 M3 तो नहीं होगा, ये तो नीप टाइड है, ये स्प्रिंग टाइड है। मुझे M2 लग रहा है इसका आंसर। देखो क्या आंसर है इसका, M4 बता रहा है ये। टाइड ऑन अर्थ, मैक्सिमम टाइड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन ऑन अर्थ वाटर, द हाईएस्ट टाइड कॉल्ड स्प्रिंग टाइड ओकर, ये ठीक है, न्यू मून और फुल मून, द दिस अलाइनमेंट इंक्रीजेस कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम बोथ। अच्छा, कंबाइन हो रही है ये, हाईएस्ट टाइडल रेंज। और इधर क्या है हमारा, ये यहाँ पर न्यू मून है, यहाँ पर फुल मून है, तो न्यू मून पे कह रहा है ये ज्यादा टाइट होती है। अब इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा था कि भाई न्यू मून पे हमारी ज्यादा टाइट होती है इन कंपैरिजन टू फुल मून, हालांकि फुल मून न्यू मून दोनों ही स्प्रिंग टाइट होती है। ठीक है, आगे के लिए याद रखेंगे। When there is a noon at GMT meridian, people on another place of the earth are taking their 6 o'clock morning tea. The longitude of the place is, अच्छा ये कैलकुलेट करा रहा है हमसे, कहाँ पर है, GMT मेरिडियन पे नून हो रहा है, मतलब 12 बज रहे हैं GMT मेरिडियन पे, ठीक है, वो इंग्लैंड के पास। People on another place of earth are taking 6 o'clock morning tea. 6 बजे की मॉर्निंग टी ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 12 बज रहे हैं, मतलब सन यहाँ पर है, इंग्लैंड के ऊपर सन है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो रही होगी, सन तो यहाँ से होके आ गया, तो यहाँ पे शाम हो रही होगी, मतलब इवनिंग। और इधर की तरफ अभी सन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मॉर्निंग हो रही होगी, है ना। तो हमें ये देखना है, इधर की तरफ चलना है, हमें इधर की तरफ चलना है। और 6 बजे यानी 6 और 12 में कितना अंतर है, 6 और 12 में हमारा 6 घंटे का अंतर है, और हमें पता है 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 15 6 जा 90 डिग्री, और इधर को चलना है, इधर को क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर होता है ईस्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, यह ऑप्शन सही है, राइट। समझ में आ गई बात, देखते हैं। हाँ ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन इतनी आसान थी जितनी इसमें बता रखी है, उल्टी सीधी, बड़ी मुश्किल सी। इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिवर्स्ड, what would be the IST when it is known at the international date line? हाँ, अर्थ की रोटेशनल डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मतलब ये अर्थ है, सन इधर को मूव कर रहा है ना, तो सर अब इधर को मूव करने लग गया। सन की मूवमेंट देखो, अर्थ की मूवमेंट देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सन इधर मूव कर रहा है, अब सन इधर मूव कर रहा है, ठीक है। What would be the IST when it is noon at the international date line? अब ये ग्रीनविच मेरिडियन नहीं बोल रहा, ये 180 डिग्री बोल रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हमारा क्या है, इंडिया का 5.5 घंटे है ना, 5.5 घंटे का मतलब क्या हो गया,
5.5 घंटे। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन कितने घंटे है? 180 डिग्री कितना घंटा हो गया? 15 ना? यस सर, तो 82 10। हाँ, सर 15 डिग्री उस हिसाब से बोलेंगे तो 82.5 आ जाएगा। 12 हो जाएगा ना, 12.5। और हमारा इंडिया कितना है? 5.5 घंटे दूर है, 5.5। तो माइनस करो इसमें से 12.5 में से 5.5, 12 में से 5, 7 घंटे हो गया, 7 घंटे के आसपास। तो एक तरीके से जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, वही इंटरनेशनल डेट लाइन की तरह अपना काम कर रही है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द आईएसटी। आईएसटी क्या है यहां से? थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा है सिस्टम। 5.5 घंटे तो हमारा कहाँ से है? ग्रीनविच मेरिडियन से है, ये तो होगा नहीं, है ना? तो हमारा अगर इधर से करेगा तो हमारा मतलब यही 12.5 कहाँ, 12 घंटे हुआ ना, बस 24 घंटे का होता है ना, तो 12 घंटे, 12 में से 5.5 गए, 6.5 घंटे, 6.5 आवर्स। 6.5 आवर्स में एक तो ये बैठ रहा है और एक ये बैठ रहा है, इन दो में से कोई एक आंसर है, ठीक है? ये तो हमारा रिमूव हो गया। तो इंटरनेशनल डेट लाइन से हमें आना है 6.5 घंटे, और लेकिन ये देख रहा है कि अर्थ की रोटेशन भी हो चुकी है खत्म, तो सन इधर मूव कर रहा है। तो हमारी मॉर्निंग होगी या इवनिंग होगी? इधर से मूव कर रहा है और इंटरनेशनल डेट लाइन पे है सन, आईएसटी व्हेन इट इज नून एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो नॉर्मल केस में इधर क्या होती है? हमारी मॉर्निंग होती है, इधर क्या होती है? हमारी इवनिंग होती है। इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे इवनिंग रहेगी, यहाँ पे मॉर्निंग रहेगी। तो हमारा ये वाला इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3, 36। हाँ देखो आ गई। ये 12.5 घंटे किसने बोला था? दिमाग चला दिया मेरा। ये 12 घंटे था, क्योंकि 24 घंटे का होता है ना, तो 180 24 घंटे 360 डिग्री, 180 डिग्री कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री 12 घंटे हुआ, है ना? और 5.5 घंटे यहाँ से था, तो 12 में से 5.5 घटाए तो 6.5 घंटे आ गया। तो 6.5 घंटे है देखना है। अब बस हमें मॉर्निंग इवनिंग का देखना है, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये इवनिंग का टाइम है। हमें ये देखना था अगर वहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन पे नून हो रही है, मतलब 12 बज रहे हैं वहाँ पर, तो इवनिंग मॉर्निंग किधर होगी? तो और मून सन की डायरेक्शन रिवर्स है, तो हमारी इवनिंग होगी यहाँ पे इंडिया पे। इंडिया में इवनिंग होगी तो ये वाला टाइम होगा फिर। तो ऐसे लॉजिक आया, थोड़ा डिफिकल्ट सा था लेकिन ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया नहीं था। चलो, कहाँ गया? Which of the following is present in the largest amount in terms of percentage by mass on earth crust? अर्थ की क्रस्ट में परसेंटेज किसकी ज्यादा है? सिलिकॉन, यस, बहुत ज्यादा है। कार्बन, कैल्शियम तो उतना नहीं है, हमें पता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा है। ये वैसे लिस्ट हमने कई बार देखी हुई है। ऑक्सीजन की भी ज्यादा परसेंटेज है। क्यों? नॉट ओनली इन सिलिकॉन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ SiO2, बट ऑल्सो एवरी अदर मेटल मिनरल जो है वो ऑक्सीजन के उसमें रहता है, कंजक्शन में। तो ऑक्सीजन इज द, ऑक्सीजन भी है। सिलिकॉन ऑक्सीजन में अगर आपको चूज करोगे तो ऑक्सीजन को करोगे दोनों में। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, 46% ऑफ अर्थ क्रस्ट बाई मास, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड और बिहाइंड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन इज डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ठीक है, पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। हाँ ठीक है। अब इनको लिस्ट में लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंशियल ऑर्डर। ग्रीनविच मेरिडियन है, वैसे ही लगा लो। देखो ये अपना मैप हो गया, जापान किधर हो गया? इधर। और अपना ग्रीनविच मेरिडियन मान लो ये लगा लो, इंग्लैंड। फिर अपना इराक हो गया इधर, ग्रीस हो गया इधर, क्यूबा हो गया इधर, इराक, जापान, ग्रीस, क्यूबा, और क्या बचा? कोस्टा रिका।
कोस्टा रिका हमारा ये इधर हो गया, कोस्टा रिका। अब ये क्या पूछ रहा है, कोस्टा रिका। विच ऑफ द फॉलोइंग sequential order gives the correct arrangement of countries according to their standard time from ahead to behind GMT? ahead कब है GMT से टाइम? भाई ये पता नहीं ahead वो कब है, चलो देखते हैं इसमें। सॉरी ये तो कर लिया, फिफ्थ है ये। सर इसका ऑप्शन ए होगा। भाई तो पहले कैलकुलेट तो कर लेने दो, तुमने तो तो जापान यही सबसे आगे रहेगा ना। वन गलत मार्किंग कर दी पहले ही। जी का क्या है, टू, आई का क्या है, इराक 3। इसमें देखो 4 1 5 3 ये आ रहा है क्या कहीं पे? 4 1 नहीं, इस नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, ये नहीं है। तो ये वाला कहीं और आ रहा है? नहीं, ये वाला भी नहीं आ रहा है कहीं। यहाँ से इधर को कुछ आ रहा है, V3214 ये आ रहा है आंसर है, ठीक है। और इसका लॉजिक ऐसा चला मेरा कि ना अपन 5.5 घंटा आगे हैं और जापान अपने से और आगे है। तो जापान पहले में आएगा तो वहां से 5 वाला पहले आता। हाँ मतलब आगे इन द सेंस कि जापान में वो पहले ही सुबह हो गई। या यस सर। जापान में पहले ही सुबह हो गई। हम लोग 5:30 आ गए हैं तो वो लोग और आगे ही होंगे ना, क्योंकि अपने और ईस्ट में है इसलिए। ठीक है, फिर अपन फिर प्री क्लास में मिलते हैं, है ना, जो कि हमारी होगी 2 बजे से, ठीक है। सर ये वाला इसी क्लास और चलेगा क्या? हाँ हाँ अब लेंगे भाई, तो अपन लेंगे, Yes. खत्म करानी है मुझे। उसमें Yes. क्या था कि एरर्स आ गए थे ना, तो मैं एरर रिमूव करने में लग रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि एरर तो रिमूव हो ही नहीं रहे, 2-3 में ही है, जैसे मैंने ज्यादातर देखे तो नहीं है कि कुछ ही सवाल में है, तो अपन देख लेंगे क्लास में, देख लेंगे, ठीक है। जिस और जो शेड्यूल में पीडीएफ है, मतलब क्लासेस जो था उसी वैसी शेड्यूल पीडीएफ में है जो मैंने अलग से बनाई है, जो एप्लीकेशन में है, उसमें आपको डाउट वाले नहीं मिलेंगे, उसको आप कर लेना। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देख मिल सकता है। सीक्वेंस वही होगा सर, जिस सीक्वेंस में क्लास लिए थे उसी सीक्वेंस में पीवाईक्यू। हाँ यस जिसमें आप अपलोडेड है ना ज्योग्राफी का 1 2 3 4, उसी सीक्वेंस में करेंगे। यस।